नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 7 सितंबर 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के पेपर में कौन-कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। तो सबसे पहले एक वर्ल्ड मैप हम लोग डिस्कस करेंगे, एक वर्ल्ड लोकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, जेनेवा। ठीक है, ये यूरोप में है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में जानेंगे, इसकी राजधानी क्या है और इसके आसपास के कौन-कौन से कंट्री हैं। ठीक है, अगला आर्टिकल है आसियान एक्ट ईस्ट पॉलिसी का प्रमुख स्तंभ है, मोदी के द्वारा कहा गया है कि आसियान अ की पिलर ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो इसके बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे। फिर अगला आर्टिकल है कुपोषण की खाई को कम करने का जो रास्ता है, एक बेमिसाल क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में। तो वहां जो स्थानीय सरकार द्वारा, वहां के राज्य सरकार द्वारा जो अपनाया गया नए नए रूल्स, जिससे कि बहुत हद तक वहां का माल न्यूट्रिशन जो है, कुपोषण बहुत तेजी से कम हुआ है। तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अगला आर्टिकल है कि ऑनलाइन समाचार देखने वाले अधिकांश भारतीय पढ़ना नहीं बल्कि देखना पसंद करते हैं। तो इसके बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे। और फिर एक और अगला आर्टिकल है कि संविधान किसी भी धर्म का अनादर करने की अनुमति नहीं देता है, मोदी के द्वारा कहा गया है, जिसमें अभी सनातन धर्म को संबंधित विवादास्पद बयान दिया गया है एक मंत्री के द्वारा। ठीक है, तो इसको भी विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जेनेवा के बारे में। तो जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ये है हमारा मैप लोकेशन। देखिए स्विट्जरलैंड, इसकी राजधानी है बर्न। तो जेनेवा क्यों इंपॉर्टेंट है? तो जेनेवा जो है स्विट्जरलैंड की दूसरी सबसे आबादी वाला सिटी है और वहां पे और रॉन जिनेवा नाम की एक। तो यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि आसपास में जो पड़ोसी कंट्रीज हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। यहाँ पे जेनेवा है। जेनेवा बहुत से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेडक्वार्टर्स भी हैं। और कितने हेडक्वार्टर्स हैं प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। यहाँ पे बेसल्स, यहाँ पे भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पे और हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जर्मनी है, ये ऑस्ट्रिया, नीचे इटली। इसको और भी विस्तार से इस फिगर में देख लेते हैं कि यहाँ पे जेनेवा है। और सबसे बड़ी बात इस फिगर का जो है ना कि ये जो राइन नदी है, ये कहाँ से फ्लो कर रही है, ये इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद फिर ये लेक नेकुलतेल है, उसके बाद यहाँ पे लेक ज्यूरिच है। तो ये सारे लेक भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये राइन नदी है, तो ये राइन नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे इटली है और कुछ कुछ यहाँ पे जैसे कि माउंटेन्स भी है जो इंपॉर्टेंट है। माउंट ब्लैंक जो 4807 मीटर का है, ये सबसे ऊंचा यहाँ पे आसपास का है। तो ये लोकेशन भी याद रखिएगा। और खास के कौन कौन से कंट्री के साथ ये इसका जो बॉर्डर साझा होता है, तो जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, इटली हो गया। तो ये सारे क्षेत्रों को याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला न्यूज। आसियान जो है हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसका एक प्रमुख स्तंभ है, मतलब कि की पिलर है। आसियान हमारा जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए जो हम लोग एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अपनाए हैं, उसके लिए आसियान के साथ जो हमारे संबंध है की पिलर है। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि बुधवार को कहा कि आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर है, स्तंभ है, जब वह 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया के लिए रवाना हुए बुधवार को। ठीक है, तो श्री मोदी गुरुवार को 10 आसियान देशों के नेताओं से मिलेंगे। गुरुवार को मतलब कि आज। उसके बाद फिर वहां जो आसियान का बैठक होगा, उसके बाद तुरंत ईएएस मतलब कि तो ईएएस मीटिंग भी वहां पे होगी, जहां पे ईएएस बैठक में कौन कौन शामिल होंगे? तो आसियान के सभी सदस्य शामिल होंगे और ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, उसके बाद दक्षिण कोरिया, ये भी याद रखिएगा, और रसिया, यूएसए, ये सारे कंट्री यहाँ पे शामिल होंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जैसे कि इस फिगर में देख सकते हैं कि जो हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इंडिया का, इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट के लिए हम लोग ये बनाए हैं। तो जैसे अगरतला अकुराला रेल लिंक बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, उसके बाद इंटर मॉडल ट्रांसपोर्ट लिंकेज एंड इनलैंड वाटर वे थ्रू बांग्लादेश, उसके बाद कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट एंड द ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट टू कनेक्ट द नॉर्थ ईस्ट विद म्यांमार एंड थाईलैंड। उसके बाद रोड एंड ब्रिज प्रोजेक्ट एंड
मॉडर्नाइजेशन ऑफ हाइड्रो, ये भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी बनाने की बात चल रही है, जो इंडिया जापान के कोएड में होगा, दोनों के संयुक्त सहयोग से होगा। ठीक है, तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी से संबंधित हैं, और ये मेनली नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें इसमें कहा जाता है प्रधानमंत्री द्वारा कि मैं आसियान नेताओं के साथ हमारी साझेदारी की भविष्य की रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हूं, जो अब अपने चौथे दशक में प्रवेश कर चुका है। आसियान के साथ जुड़ाव भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। पिछले साल हुए व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने हमारे स्तंभों में नई गतिशीलता ला दी है। श्री मोदी ने एक प्रस्थान बयान में कहा कि मतलब कि वो जाते हुए कहा, जब वो निकल रहे थे जकार्ता के लिए, उसी समय कहा कि उन्होंने उम्मीद जताई है कि खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य सहित क्षेत्र और डिजिटल परिवर्तन के लिए ईएएस, ठीक है, ईएएस शिखर सम्मेलन। ईएएस का मतलब होता है ईस्ट एशिया समिट, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें 18 मेंबर्स हैं, ठीक है, जिसमें 10 आसियान मेंबर इंक्लूडेड है। आसियान मेंबर्स के अलावा भी जो 8 डायलॉग पार्टनर्स हैं, जैसे चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, उसके बाद रिपब्लिक ऑफ कोरिया, उसके बाद रसिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो याद रखिएगा 18 मेंबर। अब इसमें एक चीज और कही जाती है कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनकी बैठक में कहा गया कि बैठक के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में जयशंकर ने लिखा कि उन्होंने जो ईस्ट एशिया समिट है उसकी शिखर सम्मेलन और G20 मुद्दे पर चर्चा की और कहा कि हमारे द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग का उपयोगी स्टॉकटिंग शामिल है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। इसमें कहा जाता है राइटर के द्वारा कि कुपोषण की जो खाई है, समस्या है, उसको कम करने का जो रास्ता है हमें मिला है बेमेतर के रूप में। ये एक जिला है या क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा कुपोषण को कम करने के लिए अनेक नीतियां अपनाई गई और जो बहुत ही सफल रही है। इसी के बारे में हम लोग इसका विश्लेषण करेंगे। इसमें राइटर कहते हैं, ये एडिटोरियल में था, ठीक है। तो इसमें कहा जाता है, यह अक्सर कहा जाता है कि सादगी परिष्कार का अंतिम रूप है, मतलब कि सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ सोफिस्टिकेशन। अनुभव ने हमें सिखाया है कि सरल चीजें हमेशा आसान नहीं हो सकती है, लेकिन अक्सर सबसे प्रभावी समाधान हो सकती है। इसमें कहा जाता है, एक्सपीरियंस हैज taught us that simple things may not always be easy but are often the most effective solution। ये बहुत ही अच्छे पॉइंट्स थे, ठीक है। इसको आप किसी मेंस के आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो इस आलोक में राइटर द्वारा कहा जाता है कि लोगों को खाने और खिलाने के तरीके पर परामर्श देने के साथ साथ उसकी प्रगति की निगरानी करना हमें एक बहुत ही अमूलचूल परिवर्तन, गेम चेंजर के रूप में देख सकते हैं, खासकर कुपोषण को कम करने के लिए। तो पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किए हैं, ठीक है, मतलब कि फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए। तो अब बच्चों को उनके स्कूल में जो है मिड डे मील दिया जा रहा है। उसके बाद जैसे मिड डे मील हो गया, उसके बाद और लोगों को लगातार अच्छा राशन मिल सके, अच्छा अनाज मिल सके, इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मतलब कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस सिस्टम चालू किया गया, जिससे कि मासिक हमें मंथली लेवल पे राशन उपलब्ध कराया जा सके कम दामों पे गरीबों को, जिससे कि उनका पोषण पूरा किया जा सके। प्रधानमंत्री की व्यापक पोषक योजना जो है वो पोषण योजना है, ठीक है, जिसमें कहा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में माताओं और बच्चों को रेडी टू ईट पैकेट और गर्म भोजन परोसने की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा विभिन्न विशेष राज्य विशेष योजना के तहत भी अनेक प्रकार के वैल्यू एडिशन के द्वारा अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, जैसे कि एग्स, बनाना, प्रोटीन पाउडर, पीनट चिक्की और जैगर, ये सभी चीजें डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है स्टेट स्पेसिफिक, मतलब कि राज्य विशेष योजना के तहत, जिससे कि जिसका उदाहरण है कि छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री सुपोषण योजना है, छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री सुपोषण योजना चलाया जा रहा है, इसके अनुसार ही ये सारी चीजें वहां पे दी जा रही है, जिससे कि आसपास के लोगों का, वहां के निवासियों का जो पोषण का संतुलन है वो बना रहे। इसलिए वहां पे अंडा, केला, प्रोटीन पाउडर, उसके बाद मूंगफली का चिक्की और गुड़ जैसे वैल्यू एडेड चीजें दी जा रही है, जिससे कि पोषण इन्हांस हो सके। लेकिन पोषण सुरक्षा अभी भी दूर है, लेकिन फिर भी देश का जो
हमारा पोषण सुरक्षा है वो आज भी अभी बहुत दूर है, मतलब कि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी जो है बहुत दूर है अभी भी। लोगों को अक्सर उचित खाना पानी का जानकारी का अभाव है। भोजन के बारे में मिथकों और अत्यंत प्रसंस्कृत भोजन तक बढ़ती पहुंच ने समस्या उत्पन्न कर दी। मतलब कि यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि बहुत तरीके का जो मिथ है, ये नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए। उसके बाद जो अभी प्रोसेस्ड फूड आ रहे हैं, पैकेट फूड आ रहे हैं, जिससे कि हमारे जो न्यूट्रिशन है उसका जो लेवल है वो कम होता जा रहा है, अनबैलेंस होता जा रहा है। तो इसी पे कहा जाता है कि पोषण परामर्श संभावित रूप से इस समस्या का उत्तर हो सकता है। तो यहाँ पर राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि न्यूट्रिशन काउंसलिंग कैन बी पोटेंशियली बी आंसर टू बी दिस प्रॉब्लम। मतलब कि अगर हम न्यूट्रिशन संबंधित काउंसलिंग करवाते हैं, परामर्श लेते हैं, जिससे कि हमें पोषण संबंधी समस्याओं को समाधान करने में एक बहुत ही अच्छा विकल्प मिल सकता है। यहाँ पे और एक बात कह रहे हैं राइटर कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जन आंदोलन या सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार, जो यहाँ पे कहा जा रहा है एसबीसीसी, मतलब कि होता है सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, पोषण अभियान का एक पहलू रहा है। इसमें जो लोग भाग लेते हैं, जैसे कि साइकिल रैली, उसके बाद पोषण वाटिका का रोपण, उसके बाद पोषण माह का उत्सव, पोषण पखवाड़ा और गोद भराई जैसे चीजों में शामिल होना। और यहाँ पे जन जागरूक करने का मुख्य मुद्दा है पोषण से संबंधित कि क्या खाना चाहिए जो खासकर आपके शरीर में सबसे ज्यादा पोषण दे सके। तो विभिन्न राज्यों ने एसबीसीसी के, मतलब कि सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, लोगों के द्वारा आसपास के सोसाइटी को जागरूक करना पोषण से संबंधित जानकारी के लिए। तो हालांकि पोषण परामर्श की अवधारणा को अभी भी उचित रूप से संस्थागत बनाना और राज्यों में समान रूप से लागू किया जाना अभी भी बाकी है। अभी भी मैं, मतलब यहाँ पे राइटर कहा जाता है कि अभी भी मैक्सिमम राज्यों में जो ये परंपरा है न्यूट्रिशन काउंसलिंग की अभी शुरू नहीं हो पाई है। यहाँ पे कहा जाता है पोषण अभियान प्रोग्रेस रिपोर्ट 2018 के अनुसार पोषण अभियान के काम को आगे बढ़ाने के लिए एक केंद्रित और सुसंगत एसबीसीसी कार्य योजना की आवश्यकता है। मतलब जमीनी स्तर पर लोगों को जागरूक करने के लिए एसबीसीसी जैसे कार्य की आवश्यकता है। इस प्रकार फील्ड स्टाफ को पोषण संबंधी परामर्श में उचित रूप से प्रशिक्षित करने की भी आवश्यकता है। यहाँ पे उचित रूप से ट्रेनिंग देने की भी आवश्यकता है, खास के फील्ड स्टाफ को, जो वहां पे लोगों को समझा सके, पोषण के प्रति जागरूक कर सके। इसे राज्यों द्वारा अनिवार्य रूप से समान रूप से लागू करने की आवश्यकता है। ठीक है। उसके बाद कुपोषण की स्थिति के मामले में यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है पूरे आर्टिकल में, राइटर जिसके बारे में बता रहे हैं, बेमेतारा। बेमेतारा एक क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में। बेमेतारा जो छत्तीसगढ़ में है, वहां पे कुपोषण की स्थिति के मामले में छत्तीसगढ़ का बेमेतारा एक हैरान करने वाला जिला है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के उपजाऊ मैदानों की स्थिति यह नक्सली गतिविधियों से भी अभी अप्रभावित है। ठीक है। उसके बाद और कृषि रूप से समृद्ध भी है। इसके निवासी भी अपेक्षाकृत समृद्ध है। हालांकि जो दिसंबर 2022 में वहां गंभीर तीव्र कुपोषण बच्चों की संख्या जो थी, वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2022 में सेवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन का चिल्ड्रन का जो था वो संख्या 3299 था, जो बहुत ज्यादा भयावह स्थिति को दर्शाता था। तो यह आंकड़ा बस्तर जैसे आदिवासी बहुल और नक्सल प्रभावित जिलों की स्थिति से भी काफी मिलता जुलता है। मतलब कि जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है या फिर जहाँ पे नक्सल प्रभावित क्षेत्र है छत्तीसगढ़ के, वहां भी ये स्थितियां उसी तरह की है जिस तरह की देखी गई थी छत्तीसगढ़ के बेमेतरा क्षेत्र में। ठीक है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि यह भोजन पद्धतियों के बारे में उचित ज्ञान की कमी की ओर इशारा करता है। ठीक है। राइटर कहते हैं कि इन क्षेत्रों में जो पोषण से संबंधित जो जानकारी नहीं है लोगों में, इसी की कमी की ओर इशारा करता है। तो समस्या पहुंच को लेकर नहीं है, मतलब कि खाना उपलब्ध कराने के लिए नहीं है, बल्कि कब खाना है, क्या खाना है और कैसे खाना चाहिए। यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है कि व्हेन, हाउ एंड व्हाट टू ईट, दिस इज व्हाई न्यूट्रिशन काउंसलिंग कंबाइंड विथ रोबस्ट मॉनिटरिंग वाज चूजन। यही राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, इसके लिए उचित जानकारी के लिए हमें हमें न्यूट्रिशन का काउंसलिंग की आवश्यकता है। तो इसी के लिए सरकार ने वहां पे, जो राज्य सरकार है वहां पे पोथ लाइका अभियान बनाया है। ठीक है। पोथ लाइका अभियान इस क्षेत्र में बनाया गया है, जिसका छत्तीसगढ़ी भाषा में अर्थ है स्वस्थ बाल मिशन। ठीक है। स्वस्थ बाल मिशन याद रखिएगा, मतलब कि हेल्दी चाइल्ड मिशन। तो इसको कहा जाता है एक पोषण परामर्शदात्री। ये कार्यक्रम ही इसलिए बनाया गया है कि परामर्श ले सके लोग। ठीक है। लोग आसपास में आंगनबाड़ी के लेवल पे हो गए या गांव के लेवल, ग्राम क्षेत्र में हो गए, तो यहाँ पे
10 लोग 20 लोग ग्रुप में, और इस जागरूकता को फैलाएं कि क्या खा सकते हैं, किसमें कितना विटामिन है, आयरन है, जो पोषण को हमेशा एक संतुलित रखे। तो इसी के लिए कहा जाता है, जिसे बेमेतरा जिले के बेमेतरा उपमंडल में 72 सबसे अधिक प्रभावित आंगनबाड़ी केंद्रों में लागू किया गया है। तो ये 72 सबसे ज्यादा प्रभावित आंगनबाड़ी केंद्रों में लागू किया गया। इसमें यूनिसेफ छत्तीसगढ़ को तकनीकी सहयोग भी प्रदान किया, ठीक है, कि जिससे कि वहां का जो कुपोषण संबंधित प्रॉब्लम है वो समाधान किया जा सके। तो ये जो अभियान था, याद रखेगा, पोथलाई का अभियान, इसको कहा जाता है हिंदी में स्वस्थ बाल मिशन। तो यहाँ स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग के जमीनी स्तर के कर्मचारियों को क्षेत्र में पोषण परामर्श प्रदान करने के तरीके के बारे में अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाता है। और प्रत्येक शुक्रवार को, ये भी याद रखिएगा, प्रत्येक शुक्रवार को, ठीक है, ये काम किया जाता था। प्रत्येक शुक्रवार को लक्षित एसएएम और मध्य तीव्र कुपोषित, ठीक है, यहाँ पे कहा जाता है कि एवरी फ्राइडे द पेरेंट्स ऑफ द टारगेटेड एसएएम और मीडियम एक्यूट माल न्यूट्रिशन, जैसे बच्चों को माता पिता को बुलाया जाता है और उनकी काउंसलिंग की जाती है। उन्हें सरल छत्तीसगढ़ी भाषा में कहा जाता है तिरंगा भोजन, मतलब कि एक संतुलित आहार, इसी को कहा जाता है तिरंगा भोजन, जो एक संतुलित आहार है। और कई अन्य युक्तियों को सिखाई जाती है, कई हानिकारक आहार संबंधी मिथकों को दूर किया जाता है, अंधविश्वासों को दूर किया जाता है। तो इसी से संबंधित ये जो उपाय है, इसको केंद्र में भी लागू करने की आवश्यकता है। इसी को एक रोल मॉडल बनाया गया है। तो लक्षित बच्चों की प्रगति पर नजर रखी गई है। स्थानीय नेताओं जैसे कि सरपंचों, पंचायत सचिवों और धार्मिक प्रमुखों ने भी परामर्श सत्र में भाग लिया। तो वहां पे स्थानीय लेवल पे बहुत जो सारे लोगों ने भाग लिया, ठीक है, जैसे सरपंच हो गए, पंचायत सचिव हो गए, उसके बाद रिलीजियस हेड हो गए। तो ये सारे लोगों ने भी मिलकर सभी लोगों को पोषण के प्रति जागरूक किया। तो लक्षित बच्चों की प्रगति की निगरानी के लिए उनके घरों में जा जाकर भी निरंतर उसका निगरानी किया गया, जिससे कि उनका लाभ हो रहा है या उन्हें हानि हो रही है, इसका एक निश्चित डेटा भी स्टोर किया गया। तो यहाँ पे कहा जाता है नियमित निगरानी और मूल्यांकन के साथ साथ डेटा दैट इनकरेज एंड सिग्निफिकेंट, डेटा जो उत्साहजनक और महत्वपूर्ण है। तो नियमित निगरानी और मूल्यांकन के साथ साथ पोषण परामर्श के सरल मंत्र के परिणाम स्वरूप 9 महीने की अवधि में, मात्र 9 महीने, ठीक है, 9 महीने की अवधि में, यानी कि दिसंबर 2022 से जुलाई तक पोथा लाइका अभियान जो लक्षित किया गया था, उसमें बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस मिला। 53.77% बच्चों को कुपोषण से बाहर पाया गया, जो 2023 में कहा जाता है कि 1114 बच्चों में 599 बच्चे जो थे वो कुपोषण से बाहर हो गए। इसके अलावा 61.5% एमएस जो मीडियम लेवल के माल न्यूट्रिशन से प्रभावित थे, वे भी बाहर हो गए, और 14.67% जो स्मॉल माल न्यूट्रिशन से थे वो भी बाहर हो गए। तो ये आंकड़े उत्साहजनक और सांख्यिकी रूप से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जब इसकी तुलना 20 आंगनबाड़ी केंद्रों के, और यहाँ पे कहा जाता है कि जब इसकी तुलना 20 और आंगनबाड़ी केंद्रों से, जहां पे प्रचार प्रसार नहीं किया गया था, तो यहाँ पे देखा जाता है कि 20 आंगनबाड़ी केंद्रों के एक रैंडम कंट्रोल ग्रुप से की जाती है। तो जहां यह मिशन लागू नहीं किया गया था, तो केवल 30% ही बच्चे जो हैं कुपोषण से बाहर निकले, यानी कि 33.8% एमएएस बच्चे और 0 एसएएम बच्चे कुपोषण से बाहर निकले, मतलब कि बहुत ही कम बच्चे जो हैं वो कुपोषण से बाहर आए। तो यह नियंत्रण समूह से ऊपर 23% की कुल वृद्धि दर्शाता है, मतलब कि 23% से ज्यादा बच्चे, जो ये जो हम लोग नियंत्रण समूह बनाए थे, जो अपना एक प्रोग्राम लागू किए जिससे कि स्थानीय लेवल पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पोषण के संबंधी जागरूक किया जा सके, तो ये 23% ज्यादा बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालने में मददगार साबित हुआ, तो जो बहुत उत्साहजनक है। इसके अलावा जबकि भोजन उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत बजट और लीकेज को कम करने के लिए आवश्यकता है, यह मिशन शून्य लागत वाला, यहाँ लागत की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ तो बस लोगों को जागरूक करना है। और खास के आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं वो इसमें बहुत ज्यादा कार्य कर सकती है, बस उन्हें सही प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो जिसके लिए कुछ प्रशिक्षण संत्रों, इसके लिए कहा जाता है कि कुछ जो वहां पे आंगनबाड़ी के लोग हैं उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता है, वहीं से सिर्फ सारा काम हो जाएगा, निरंतर निगरानी भी हो जाएगी। तो उजागर किए गए अनुभवों से इसमें कोई संदेह नहीं कि इस मॉडल को राज्यों और जिलों में बड़े पैमाने पर दोहराए जाने की आवश्यकता है, ठीक है। यहाँ पे यही बात कही जा रही है, कुपोषण के उन्मूलन में वास्तव में तेजी लाने के लिए, गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए, तो पोषण परामर्श और निगरानी का समर्थन भी बहुत ही आवश्यक है। मतलब कि जो गरीबों को हम लोग फूड प्रोवाइड कराते हैं, उसके अलावा हमें उनके लिए
पोषण के बारे में जानकारी भी उपलब्ध कराना बहुत ही आवश्यक है। तो ये था पूरा आर्टिकल जिसमें हम लोग पढ़े कुपोषण मुक्त भारत से संबंधित जो हमारा गोल है उसको अचीव करने के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। तो इसमें कहा जाता है ऑनलाइन समाचार देखने वाले अधिकांश भारतीय जो हैं वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, सिर्फ देखना चाहते हैं, देखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है राइटर के द्वारा कि भारत में प्राथमिक समाचार स्रोत के रूप में अभी वर्तमान में मोबाइल समाचार एग्रीगेट की भूमिका बढ़ गई है। हाल ही में प्रकाशित राइटर्स इंस्टीट्यूट की 2023 की डिजिटल समाचार रिपोर्ट भारत में ऑनलाइन समाचार उपभोक्ताओं के बीच एक बदलाव का संकेत देता है। जो हाल ही में प्रकाशित किया गया डिजिटल न्यूज रिपोर्ट, इसी में कहा जाता है कि भारत में ऑनलाइन समाचार उपभोक्ताओं के बीच एक बदलाव का संकेत देता है, जो कि तेजी से समाचार के जो हमारा न्यूज चैनल है, मान लीजिए आज तक है, तो आज तक पे हम लोग नहीं देख रहे हैं, आज तक के न्यूज में नहीं देख रहे हैं, हम लोग सोशल मीडिया में देख रहे हैं, ट्विटर में देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं। तो ये जो थर्ड पार्टी ऐप है ना, वहां हम लोग देख रहे हैं, जो मैनिपुलेटेड भी होते हैं, बहुत से फेक न्यूज भी होते हैं। तो यही कही जा रही है कि जो तेजी से समाचार के मुख्य स्रोतों के रूप में जो मुख्य स्रोत है उसको सर्च इंजन और मोबाइल समाचार एरिया की ओर रुक करके देखा जा रहा है। इस प्रकार पारंपरिक आउटलेट की वेबसाइट से दूरी बढ़ रही है, जो पारंपरिक हमारा न्यूज चैनल है उससे दूरी बढ़ रही है। तो रिपोर्ट इस बात पर जोर देता है कि जो भारतीय ऑनलाइन समाचार से जुड़ते हैं उनमें से अधिकांश समाचार पढ़ने के बजाय सिर्फ सुनना पसंद करते हैं। और वही बात की जा रही है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की, जहां फिनलैंड है, स्वीडन है। ठीक है, तो वहां पे कहा जाता है कि अच्छी तरह से वहां भी स्थापित है समाचार ब्रांड ऑनलाइन समाचारों के लिए उपभोक्ता के साथ मजबूत प्रत्यक्ष जुड़ाव का आनंद लेते हैं। इन बाजारों में लोग अभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का व्यापक उपयोग करते हैं। यहाँ पे स्कैंडिनेवियन कंट्री के बारे में बोला जाता है कि सोशल मीडिया जो है वहां भी यूज होता है, बहुत बड़ी मात्रा में होता है, लेकिन जो समाचार वहां सुने जाते हैं वो सिर्फ न्यूज के प्लेटफॉर्म पे सुने जाते हैं। तो ये वहां की जागरूकता है। इसके विपरीत बोला जाता है कि हमारा जो एशिया है, एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, जो ऐसे देश हैं जहां पे सोशल मीडिया जो है समाचार के मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में सर्वोच्च है। मतलब कि यहाँ इन क्षेत्रों में जो लोग हैं वो न्यूज को कलेक्ट करते हैं सोशल मीडिया से, जिससे पारंपरिक समाचार आउटलेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए तीसरे पक्ष के ट्रैफिक पर अधिक निर्भर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए कहा जाता है कि जो ट्रेडिशनल न्यूज आउटलेट है वो तीसरे थर्ड पार्टी के टैरिफ पे ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनका तो रियलिटी में कोई न्यूज बिक नहीं रहा है, वो न्यूज बेच रहा है ट्विटर या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया। तो इसके अतिरिक्त जापान और कोरिया जैसे विशिष्ट एशिया प्रशांत बाजारों में नेवर और याहू जैसे स्थानीय पोर्टल, और बोला जाता है जापान और कोरिया का एग्जांपल दिया जाता है जहां पे स्थानीय पोर्टल दिए गए हैं न्यूज के लिए, याहू और नेवर, तो समाचार पहुंच के लिए प्रमुख चैनल बने हुए हैं। इस बीच भारत और इंडोनेशिया में प्राथमिक समाचार स्रोत के रूप में मोबाइल समाचार एग्रीगेट की भूमिका बढ़ती जा रही है। इंडिया और इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा अभी ये प्रचलन चला हुआ है कि लोग न्यूज के लिए सोशल मीडिया की ओर चले जाते हैं। तो इसी से संबंधित यहाँ पे चार्ट दिया गया है। ठीक है, तो इन चार्ट्स को अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चार्ट 1 में कहा जाता है कि इस प्रश्न के लिए प्रतिक्रिया प्रस्तुत करता है, जिनमें कौन कौन सा मुख्य तरीका था जिससे आपको पिछले सप्ताह समाचार मिले, अधिकतर प्रत्यक्ष, अधिकतर सामाजिक या अधिकतर एकत्रित। तो अधिकतर एकत्रित मतलब कि जो सोशल मीडिया से हुए। तो फिनलैंड और यूनाइटेड किंगडम का एग्जांपल दे रहा है, जैसे पढ़ने की मजबूत परंपरा वाले देशों में लगभग 80% उत्तरदाता अभी भी ऑनलाइन समाचार पढ़ने के पक्ष में है। मतलब कि फिनलैंड और यूके जैसे देश के भी लोग अभी भी 80% जो लोग हैं वो मानते हैं कि हम लोग जो न्यूज पढ़ते हैं वो न्यूज पेपर या न्यूज चैनल से नहीं बल्कि ऑनलाइन ही हम लोग थर्ड पार्टी से देखते हैं। इसके विपरीत भारत और थाईलैंड में लगभग 40% लोगों ने कहा कि वे ऑनलाइन समाचार देखना पसंद करते हैं। इससे भी अधिक नाटकीय रूप से फिलीपींस में आधे से अधिक 52% लोग बोले कि वीडियो समाचार उपभोग के पक्ष में थे। मतलब कि वो जो समाचार देखते हैं वो ज्यादातर वीडियो ही देखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे चार्ट दिया गया है, वही बताई गई है कि किस देश में कितना ज्यादा लोगों का झुकाव है डायरेक्ट देखने में या फिर सोशल मीडिया के द्वारा या फिर सर्च करके देखने में। यही 3
बताया गया। जैसे मान लीजिए फिनलैंड में, तो फिनलैंड में जो है मैक्सिमम लोग डायरेक्ट देखते हैं, उसके बाद सोशल मीडिया से मात्र 13% लोग देखते हैं और सर्च करके 17%। वहीं भारत की बात की जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया से 28% लोग देखते हैं और सर्च से, मतलब ये भी थर्ड पार्टी ह्यूमन सर्च और एग्रीगेटर से 43% लोग देखते हैं और 12% लोग मात्र डायरेक्ट पढ़ते हैं। तो इसीलिए न्यूज चैनल से जो है वो इससे ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि कंटेंट उनका होता है, प्रॉपर्टी उनका होता है और इसका रेवेन्यू जो है वो सोशल मीडिया को मिल रहा है। दूसरे चार्ट में देखते हैं, इसमें कहा जाता है, इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है, समाचार और समसामयिक घटनाओं के बारे में अपनी ऑनलाइन आदतों के बारे में सोचते समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन आप पर सबसे अच्छा लागू होता है? पढ़ना पसंद है, देखना पसंद है या सुनना पसंद है? इसमें ही बोला जाता है, इसमें तीन चीजें दी गई है कि प्रेफर टू रीड, प्रेफर टू वॉच, प्रेफर टू लिसन। तो इसमें कहा जाता है कि डिजिटल न्यूज रिपोर्ट ने भारत में समाचार पत्रों की खपत और प्रसार दोनों में चिंताजनक गिरावट की पहचान की है। आंकड़ों से पता चलता है कि 2022 और 23 के बीच ऑनलाइन समाचार तक पहुंच के 12% अंकों में वृद्धि हुई। मतलब कि 2022 और 23 के बीच ऑनलाइन समाचार तक पहुंच में 12% अंकों की तेजी से गिरावट हुई है। ठीक है, आंकड़ों से पता चलता है। तो एक प्रवृत्ति जो विशेष रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्पष्ट है, जिसमें 11 अंकों की गिरावट देखी गई है। ये प्लेटफॉर्म परंपरागत रूप से युवा जनसांख्यिकी के लिए प्राथमिक समाचार स्रोत है सोशल मीडिया का, लेकिन अभी वर्तमान समय में 22 से 23 में कुछ गिरावट देखी गई है। ठीक है, इसी तरह टेलीविजन जो एक व्यापक दर्शक वर्ग को आकर्षित करता है, इस प्रवृत्ति से अछूता नहीं है। मतलब कि यहाँ पे भी व्यापक गिरावट देखी गई। अब लोग टीवी पे कम देखते हैं, मोबाइल पे ज्यादा देखते हैं। ठीक है, तो हमारे नमूने समूह में, मतलब सर्वे ग्रुप द्वारा दर्शकों की जो संख्या है वो 10% घटता गया है, जिसमें मुख्य रूप से युवा युवा और शहरी व्यक्ति शामिल है। समाचार सहभागिता में इस गिरावट को आंशिक रूप से कोविड-19 महामारी के कम होते प्रभाव से जोड़ा जाता है, जिस समय लोग समाचार से ज्यादा जुड़े हुए थे। तो खासकर जब से पिछले साल अप्रैल में लॉकडाउन में ढिलाई हुई, उसके बाद से ही ये लोग ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट पर ही आश्रित हो गए। तो यहाँ पे यही चीजें दिखाई जा रही है इस चार्ट में कि प्रेफर टू रीड, प्रेफर टू वॉच, प्रेफर टू लिसन। तो इसमें जैसे कि इंडिया के बारे में बताया जा रहा है, तो इंडिया के 39% लोग प्रेफर टू रीड करना पसंद करते हैं, उसके बाद 40% लोग देखना पसंद करते हैं और 21% लोग सुनना पसंद करते हैं। तो यही सारी बातें इस चार्ट में थी। अब देख लेते हैं चार्ट 3, चार्ट 4, चार्ट 5 को एक साथ डिस्कस कर लेंगे। तो 2021 और 23 के बीच भारतीय समाचार उपभोक्ताओं के लिए समाचार के स्रोत को दर्शाता है। भारत में, मतलब कि इसमें चार्ट 3 में कहा जाता है 21 से 23 के बीच में कि किस तरह से भारतीय समाचार कंज्यूमर्स जो है, न्यूज कंज्यूमर है, वो किस तरह से उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है भारत में 21 और 23 के बीच समाचार पत्रों पर समग्र भरोसा 38% पर स्थिर है। ठीक है, मतलब कि 38% लोग ही मात्र समाचार पत्र पर रहते हैं, अब बाकी सभी लोग ऑनलाइन कंटेंट देखते हैं या सोशल मीडिया देखते हैं। तो यही सारी चीजें यहाँ पे बताइए। यहाँ पे देखिए ना, प्रिंट मीडिया कहा गया 40% जो निरंतर गिरता जा रहा है, टीवी 49%, बाकी सोशल मीडिया जो है वो 72% है। वहीं चार्ट 4 में बोला जाता है भारत में उन उत्तरदाताओं की हिस्सेदारी को दर्शाता है जिसने कहा कि वे ज्यादातर समय न्यूज ही देखते हैं, मतलब ज्यादातर समय अधिकांश समाचारों पर ही भरोसा करते हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है ओवरऑल ट्रस्ट स्कोर, तो यहाँ पे मात्र 38% लोग ही ऐसे हैं जो समाचार के लिए न्यूज चैनल्स का उपयोग करते हैं। तो एशिया प्रशांत के देशों में उन उत्तरदायी की हिस्सेदारी दर्शाता है जिन्होंने कहा कि वे ज्यादातर समय अधिकांश समाचारों पर भरोसा करते हैं। 38% के साथ भारत में विश्वास का स्तर इस क्षेत्र में सबसे कम है। ठीक है, यही कहा जाता है कि मात्र 38% लोग ही यहाँ पे समाचार के लिए न्यूज चैनल्स देखते हैं। फिनलैंड में वही बात, यहाँ पे इसी का चार्ट दिया गया है। फिनलैंड में वही बात, 69% लोग न्यूज देखते हैं। पुर्तगाल में 58% जैसे लोग न्यूज पर विश्वास करते हैं, न्यूज के डायरेक्ट कंटेंट पे विश्वास करते हैं। वहीं यूएसए में भी 32% मात्र लोग देखते हैं। तो यूएसए से जाए तो भारत में ही देखते हैं। अर्जेंटीना में 30% लोग। जैसे उच्च राजनीतिक ध्रुवीकरण वाले देशों में विश्वास का स्तर भी बहुत कम हो गया है डायरेक्ट न्यूज देखने पे, वे भी थर्ड पार्टी पे रिलाई करने लगे हैं। हंगरी में 25%, ग्रीस में 19%। तो ये सारे डेटा, कुछ कुछ डेटा याद रखिएगा जिससे कि आप आंसर को और बेहतर बना सके। ठीक है, अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। संविधान, यहाँ पे जो अभी मुद्दा चल रहा है सनातन धर्म का। ठीक है, सनातन धर्म से संबंधित कुछ अपमानजनक बातें कर दी गई है कोई मंत्री के द्वारा, तो इसी से संबंधित एक आर्टिकल आया है। तो इसमें कहा जाता है कि संविधान किसी भी
धर्म का अनादर करने की अनुमति नहीं देता है। ठीक है, इस पर इस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कथित तौर पर अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगी से कहा कि सनातन धर्म पर ये यही मामला है कि डीएमके नेता और तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि का ही नाम याद रखिए, उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी को समकालीन स्थिति में मुद्दे को तथ्य प्रॉपर रिस्पॉन्स के आधार पर उचित प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संविधान किसी भी धर्म के दुरुपयोग का इजाजत नहीं देता है। तो अंग्रेजी में सरकारी संचार की में इंडिया के बजाय यही जो मामला था कि अभी हाल में प्रेसिडेंट द्वारा जो G20 के सदस्यों को एक भोज के लिए आमंत्रित किया गया था, और भी लोगों को जो देश के अलग प्रकार के राज्य के मुख्यमंत्री उनको भी आमंत्रित करने के लिए जो इनविटेशन लेटर भेजा गया था, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। इसी संबंध में विवाद उत्पन्न हो गया और कुछ लोग जो अपोजिशन पार्टी में है वो चाहते नहीं है कि इंडिया और भारत में किसी प्रकार का कोई नाम चेंज किया जाए। ठीक है, तो इसी संबंधित यह विवादास्पद बयान दिया गया उदयनिधि के द्वारा, जो कि डीएमके और तमिलनाडु के मंत्री हैं। ठीक है, तो यहीं पे कहा जाता है श्री मोदी ने कथित तौर पर कहा कि केवल सरकार की ओर से बोलने के लिए अधिकृत लोगों को ही इस मुद्दे पर टिप्पणी करने की आवश्यकता है। वह नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन से पहले मंत्रिमंडल की बैठक में संबोधित करते हुए ये बात कहे। तो यहाँ पे यही बात है, यही है, याद रखिएगा, उदयनिधि स्टालिन। तो उपस्थित लोगों ने कहा कि जबकि अधिकांश बैठक भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन के बारे में थी, तो श्री मोदी ने कहा कि श्री उदयनिधि की टिप्पणी मंत्रियों की फालतू टिप्पणियों का विषय नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह एक गंभीर मामला था जिस पर चर्चा के साथ उचित प्रतिक्रिया होनी चाहिए, मतलब कि इसका एक उचित निष्कर्ष भी निकलना चाहिए। तो श्री उदयनिधि ने शनिवार को चेन्नई में प्रगतिशील लेखकों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सनातन धर्म यही मुख्य मुद्दा है। ठीक है, सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया की तरह है, जिसे खत्म करने की आवश्यकता है। किसी भी धर्म से संबंधित कोई भी ऐसा विवादास्पद बयान देने से बचना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि धर्म मेनली जो बनाया गया है हम व्यक्तियों को जोड़ के रखने के लिए बनाया गया था सबसे पहले, जब हम लोग कम लोग थे। परंतु अभी वर्तमान समय में क्या होता जा रहा है कि ये धर्म ही हमें अलग करने का एक सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। विदेशों से सीखिए, जितना बहुत समय उन्होंने लगा दिया सबसे ज्यादा सेकुलर होने में। ठीक है, तो ये चीजें हमें सीखना चाहिए कि धर्म हमें एकजुट रहने के लिए बनाया गया है। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं ये नहीं बोलने चाहिए, किसी भी धर्म का हो। धर्म किसी को खाना पीना नहीं देता है, धर्म बस एक आस्था का सब्जेक्ट है, तो इस पे ज्यादा बहस नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म जो है वो यहाँ पे देखिए क्लियर स्टेटमेंट कहा गया कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया की तरह है, जिसे खत्म करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ऐसी चीजों का विरोध नहीं बल्कि उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। ये सारी चीजें नहीं बोलनी चाहिए। इस टिप्पणी पर बुरे मंडल में काफी प्रतिक्रिया हुई, पूरे मंडल में। तो भाजपा ने द्रमुक की सहयोगी कांग्रेस से स्पष्टता की मांग की, क्या वह सनातन धर्म पर श्री उदयनिधि की भावनाओं को साझा करती है। तो बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मतलब ट्विटर पर पोस्ट किया कि यह टिप्पणी सनातन धर्म का पालन करने वाली 80% आबादियों के नरसंहार के आह्वान के समान है। ठीक है, तो इसी पे बीजेपी वालों ने कह दिया कि ये 80% भारतीयों जो भारत हिंदू हैं उनका अपमान के बराबर है। ठीक है, तो इसके लिए एफआईआर दायर भी हुआ है यहाँ पे। तो श्री उदयनिधि और कांग्रेस अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे, जिन्होंने विवाद में पूर्व में समर्थन किया था, उसके बाद कथित तौर पर अपने बयान से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक एफआईआर भी दर्ज हो गया। तो यही था पूरा मामला। और ये मामला जो धार्मिक मामला होता है ना, ये बहुत ज्यादा परेशान करता है। नेता लोगों को कुछ नहीं होता है, जो आम लोग होते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो इतना उलझ जाते हैं कि उनका जो दैनिक जीवन है वो बहुत ही प्रभावित हो जाता है। कितने दिनों तक दंगा फसाद हो जाते हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो इन सारी चीजों से बचना चाहिए। राजनीति के हित साधने के लिए ये लोग कुछ भी कर देते हैं। ये हमें अपने जनता को समझना चाहिए, हमारी जनता को इसके लिए जागरूक होना चाहिए। ये मुद्दा सिर्फ सिर्फ राजनीति के लिए है। तो यही था आज के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।